हाँ, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। आईएसपी के पढ़ रहे थे। आईएसपी के बाद क्या पढ़ा था हमने? आईएसपी के में सबसे लास्ट कौन आएगा? आईएसपी के कुषाण। कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त। कौन थे? गुप्त। गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? गुप्त वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का सामंत कौन था? गुप्त का सामंत कौन था? गुप्त का सामंत अब आएगा आपका, क्या नाम है? पुष्यभूति वंश। क्या आएगा? पुष्यभूति वंश। इसी को कहा जाता है वर्धन वंश। क्या बोलेंगे? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग वर्धन वंश। क्या बोलते हैं? वर्धन वंश। अब पढ़ेंगे क्या? पुष्यभूति। इनके जो संस्थापक क्या नाम है? अंतिम राजा कौन थे? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की हत्या कौन कर देते हैं? पुष्यभूति। और किसकी स्थापना हो जाती है? पुष्यभूति वंश की। किसकी? पुष्यभूति वंश की, यानी वर्धन वंश। इसी को कहा जाता है वर्धन वंश। क्या कहता है? वर्धन वंश। चलो अब समझते जरा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ी सी इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन होने नहीं दूंगा, कहानी से समझाऊंगा तो समझने की, इसमें मार धार ज्यादा है तो समझिएगा। आ जाओ। देखो इधर आओ, ये आपका इंडिया है। इसमें इधर कौन थे? गुप्त लोग थे। गुप्त के बाद कौन आ जाएंगे हमारे? पुष्यभूति वंश। कौन आ जाएगा? पुष्यभूति वंश। ठीक है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्धन वंश। इनके संस्थापक, इनका संस्थापक थे, इनके संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। क्या नाम था? पुष्यभूति। सिर्फ पुष्यभूति बोलो, बाद में वर्धन जुटता है, पहले क्या नाम रहता है? पुष्यभूति। ये किस वंश के थे? पुष्यभूति किस वंश के थे? इनका वंश क्या था? वर्धन वंश था। क्या था? वर्धन वंश था। इसीलिए इस वंश का क्या नाम रखा गया? वर्धन वंश। क्या रखा गया? वर्धन वंश। नाम क्या था? पुष्यभूति। जैसे मान लो कोई होता है ना, ठाकुर होता है तो ठाकुर जी जुड़ जाता है, होता है ना जैसे, तो आपको इसी तरीके से वंश का नाम जुड़ जाता है, क्योंकि ये उस वंश के रहने वाले थे, वर्धन वंश के थे। संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। इनका बेटा आएगा, मेन इनका बेटा आएगा जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन जी। जो आपको नया नोट्स जिनको मिला उनके में नहीं होगा, नहीं है ना, अभी आपको मंडे को नया नोट्स मिल जाएगा अपकमिंग हो करके। और जो पुराने नोट्स जिनको मिला है उनके में होगा, तो लोग पढ़े उससे। आइए, वर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बेटे हुए। क्या हुए? 3 बेटे हुए। ठीक है, 3 बेटे हुए। एक का नाम था राजश्री, दूसरा नाम था राजवर्धन, तीसरा नाम था, हाँ जी, राज, हम बता रहे हैं, हम भी वही बता रहे हैं। राजश्री और दूसरा राजवर्धन और तीसरा हर्षवर्धन। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों जो थे वो अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। किससे प्रकट हुए थे? अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। बस इतिहास में कोई इसका साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये माना जाता है कि प्रभाकर वर्धन के तीनों क्या थे? बच्चे थे। कौन कौन थे? पहला राजश्री। कौन थी? राजश्री, ये बेटी थी। क्या थी ये बेटी थी। दूसरा क्या नाम था? राजवर्धन। बोलो, राजवर्धन। और तीसरा क्या था? हर्षवर्धन। इनका जो राजधानी था
इनका राजधानी था थानेश्वर। कहाँ था? यानी कि पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ था? इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पड़ता है जी? थानेश्वर आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इस जगह का नाम है थानेश्वर। ध्यान से नक्शा में देखते चलो, लास्ट में हम समय देंगे तो लिख लेना, या फिर समझते चलो। लिखते जा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन समझते भी चलना है, ठीक है। हाँ, तो क्या था? वर्धन वंश। ये क्या था? इसका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इनकी जो बेटी थी, अब ध्यान से समझना, कहानी आपका शुरू हो रहा है कि बाहरी सारा है सत्रह। बता देखो, इनकी जो बेटी थी राजश्री, कहानी समझिए, इंटरेस्ट लीजिए। पढ़ाई में देखो, इतिहास में कुछ नहीं है। अगर आपको कहानी समझ में आएगा तो इतिहास समझ में आएगा, कहानी नहीं समझ में आएगा, लाख पढ़ लो किताब से, कुछ भेजा में नहीं घुसेगा। अब तक कोई ऐसा हुआ है यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है? नहीं, सब कहानी अच्छे समझ में आया, आगे भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में छापो। थानेश्वर, उनकी बेटी राजश्री का ब्याह होता है कनौज में। कनौज का क्या नाम था? गृहवर्मन। ऐसे करके एकदम कहानी दिमाग में छपना चाहिए। जैसे हम एरो बनाएंगे ना, एरो उधर छपना चाहिए, ठीक है। इनकी बेटी का नाम था राजश्री। इस जगह यूपी में कन्नौज। क्या जी बोलो? कन्नौज। इस बेटी का, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन, क्या नाम था? गृहवर्मन। राजश्री का विवाह किससे होता है? कन्नौज के राजा, कन्नौज के राजा, क्या नाम था? गृहवर्मन। इनके ऊपर ग्रह सवार था। गृहवर्मन के पास ग्रह सवार था। क्या ग्रह सवार था? क्योंकि गृहवर्मन का झगड़ा नीचे से मालवा है। क्या जी? मालवा। कन्नौज के नीचे क्या है? मालवा। ये जगह है मालवा। ध्यान से कहानी को समझिएगा। राजश्री का विवाह हुआ कन्नौज के राजा गृहवर्मन से। गृहवर्मन के माथा पे ग्रह सवार था, क्योंकि इसका पहले से झगड़ा चल रहा था। किससे? मालवा के राजा देवगुप्त से। किससे? मालवा के राजा, बोलो, देवगुप्त। इस कन्नौज के राजा गृहवर्मन का झगड़ा चल रहा था। बोलो, चुप मत बैठा करो। क्या चल रहा था? झगड़ा। किससे चल रहा था? देवगुप्त। देवगुप्त कौन है? मालवा के राजा। मालवा का नाम क्या जी? देवगुप्त। इस ससुरा ब्याह के बाद देवगुप्त ने किसको मार दिया? गृहवर्मन। बताओ, जब मारना ही था तो थोड़े दिन पहले मारता, बेचारी विधवा होने से बच जाती। लड़कियों देखो, अगर किसी लड़की की शादी होता है ना, और लड़का अगर सपोज चलो डेट करता है, तो सबसे ज्यादा लड़की की होती है। भले शादी के 4 दिन हुए हैं, 1 दिन हुए हैं, 4 साल हुए हैं, क्योंकि अब वो लड़की के ऊपर एक समाज कलंकित कर देता है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग जाता है। महिला मरी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरुष मरा तो उसको क्या होता है? समाज उसको कलंकित कर देता है। अब उसको हीन भाव से देखा जाता है, ठीक है। अब तो खैर शिक्षा आ रहा, तो इसमें बदलाव आ रहा है, वरना इसी कारण से पहले क्या चलता था? सती प्रथा। अब इस बेचारी को, इसने, देवगुप्त ने बहुत बड़ा चाल चला। इसने कहा कि काम करते हैं, गिरिवर्मन को मार देते हैं, और गिरिवर्मन के साथ साथ राजश्री को भी मार देते हैं। क्या करते हैं? राजश्री को मार देते हैं, और ये कन्नौज पे क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। किसका था प्लान? देवगुप्त का। किसका था? देवगुप्त का। ये जब मारा, ये तो मरा गया, ये भाग गई जंगल। पहले की जो राजकुमारियां होती थी, अभी के जैसा लड़की से नहीं होती थी। पहले के राजकुमारियां तलवार, भाला, तीर, धनुष चलाना सब सीखती थी। अभी की लड़की से पूछो आपने क्या किया है? ब्यूटिशियन की हूँ। हाँ, कुछ नहीं, सिलाई सेंटर आता है करना, और कुछ नहीं आता है। हाँ, रील बनाने आता है, ठीक है। पहले की लड़की जो होती थी, राजकुमारी होती थी, तलवार भाला चलाना आता था। इसने लड़के भाग गई। कहाँ भाग गई?
जंगल भाग गई। कहाँ भाग गई? जंगल। जंगल भाग गई और देवगुप्त को लगा कि हमारे सेना ने इसको भी मार दिया। हल्ला क्या हो गया जी कि दोनों मरा गई, गिरिवर्मन भी राजश्री भी, गिरिवर्मन भी राजश्री, दोनों मरा गए। दोनों क्या हो गए? मर गए। अब ये बतिया ससुरा पहुंच गया कहाँ? कहाँ पहुंच गया? थानेश्वर। थानेश्वर पहुंच गया। आज थानेश्वर पहुंच गया। अब पता चला पहले किसको, बड़ा भाई कौन था? राजवर्धन। राजवर्धन को पता चला ओ माय गॉड, ये तो हमरे जीजा हमरे दीदी दोनों को मार दिया। किसने? देवगुप्त ने। उसने अपना तलवार निकाला और दौड़ते हुआ आया और इसको मार दिया। हाँ, यहां से कौन था? राजवर्धन। राजवर्धन ने किसको मार दिया? देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त का एक दोस्त था, इसका नाम है शशांक। क्या नाम है? शशांक। ये गौड़ का शासक था। गौड़ बोलते हैं वेस्ट बंगाल के क्षेत्र को, किसे बोलते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे। यही ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को। पता नहीं बेवड़ों को क्या दिक्कत था, एक पेड़ से क्या दिक्कत था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। वर्तमान समय में बोधि वृक्ष जानते हैं? बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? जहां पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कहाँ है बोधि वृक्ष? हमारे घर में है, बोध गया में। ठीक है, हिलाना मत ज्यादा। तो बोधि वृक्ष क्या करे? इसने कटवा दिया था। अभी जो बोधि वृक्ष वर्तमान समय में ये चौथी पीढ़ी की है। कौन सी पीढ़ी की? चौथी पीढ़ी की है। और इसका उम्र कितना हो गया है? 195 वर्ष। कितना हो गया है? आपको पता है इस बोधि वृक्ष के लिए भारत सरकार ने एक अलग से वैज्ञानिक नियुक्त किया है, स्पेशल वैज्ञानिक, डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर नियुक्त किया है, जो उसका काम क्या है? इस बोधि वृक्ष के निरीक्षण करना, देखरेख करना। ये है भारत। यहाँ बौद्धों की संख्या भले ही कम है, लेकिन उसके हर चीज का ध्यान रखा जाता है। एक वो चोट्टाऊ था, जैसे कल बारे में बता रहे थे, अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति को धार दिया था तालिबानियों ने, बताए ना जी। उन चोट्टों को ना बम और पुलिस के अलावा कुछ दिखता नहीं है। गोली बंदूक बम उठेगा, गोली चलाना है, बम चलाना है, बस। ना उसको एसएससी से मतलब है, ना दिल्ली हेड कांस्टेबल से मतलब है, ना यूपी पुलिस से मतलब है, ना रेलवे से, कुछ से मतलब नहीं है। मारो पीटो खाली। ठीक है, अब सुनो कहानी सुनो। अब इसका दोस्त था शशांक, मार देंगे जिसे फेंक के, गधा। इधर देखो, टूट के आगे बैठता। आज तुमको बोल रहे हैं आगे बैठ। बिना मार के तो भूत सुनता नहीं। जरा अब तो कहानी सुनो, फिर से कहानी सुनो, तुम लोग डिस्टर्ब करता है। थानेश्वर की राजश्री बिया कहाँ हुआ? कन्नौज के राजा देवगुप्त, गिरवर्धन। उसके माथा पे क्या सवार था? गिरह। उसको कौन मार दिया? देवगुप्त। कहाँ भाग गई? जंगल। किसको मालूम चला? राजवर्धन। वो किसको मार दिया? इसका एक दोस्त था जिसका नाम क्या था? शशांक। शशांक, क्या नाम था? शशांक। शशांक को मालूम हुआ और इस ससुरा तो हमरे दोस्त को मारा है। इस शशांक आया और मार दिया किसको? राजवर्धन को। शशांक ने किसको मार दिया? राजवर्धन को मार दिया। किसको मार दिया? राजवर्धन को। अब पता चला हर्षवर्धन को कि वो ससुरा हमरे भैया को मारा है। किसको? हमरे भैया को मारा। किसको पता चला? हर्षवर्धन को पता चला इसने हमरे भैया को मारा। ये उठा तलवार लेके किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। यहाँ पे कौन आएगा अब? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। खाली मारधार हुआ। कहानी समझ में आया? राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गिरवर्धन। माथा पे क्या सवार था? गिरह। कौन मारा? देवगुप्त। देवगुप्त कौन मारा?
राजवर्धन। राजवर्धन कौन मारा? उसका दोस्त शशांक। शशांक को कौन मारा? हर्षवर्धन। समझ में आ गया? अब इतना मारधार एक्शन से भरपूर सीन हुआ, ठीक है। बारिश को ध्यान न दे, वो सोम बाजार में हलचल हो रही होगी, इधर नहीं हो रहा है। अभी सब्जी सस्ता मिल रहा होगा, जाके झोला लेके ले लो। यहां तक नोट करो, अब नोट करो। मालवा के राजा, मालवा का राजा कौन था? देवगुप्त। देवगुप्त से झगड़ा किससे चल रहा था? गृहवर्मन का। इसने जहां कट कुट लगा उसको मारा जी, है ना, और जिधर एरो लगा उसको मारा है। अभी भी इतनी रात में इतनी गर्म हवाएं चल रही है। नक्शा जरूर दिमाग में याद रखिएगा, नक्शा दिमाग में बैठा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। आज आप लोग को बरसात का एहसास होगा, बारिश में आप सब लोग भीगते जाओगे। ताला ही नहीं खोलेंगे, चाबी है ही नहीं हमारे पास। हैं? क्या मंगा दें? तो कौन सोएगा? तो तुम मंगवाओ, हमारा नीचे बन रहा है। मिटा दूं? आ जाओ, अब आगे चलते हैं। इसके आगे, जब हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया, जब शशांक ने, हर्षवर्धन ने किसको मार दिया? शशांक को मार दिया। अब हर्षवर्धन के पास, हर्षवर्धन जो है, ध्यान से देखना इधर, अब इधर बोर्ड की ओर देखे ध्यान से। अब हर्षवर्धन कन्नौज के पास, कन्नौज के ऊपर शासन नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन को कहीं न कहीं लग रहा था कि उसका जीजा का सबूत मिला है, उसकी बहन का सबूत नहीं मिला। एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था अतीश दिवाकर। क्या नाम था? अतीश दिवाकर। हर्षवर्धन ने, एक बौद्ध भिक्षु था, सवाल कई बार पूछा गया है, बौद्ध भिक्षु जिनका नाम क्या था? अतीश दिवाकर। अतीश दिवाकर के मदद से किसको ढूंढा? राजश्री को। किसको ढूंढा? राजश्री ने कहावत भिजवाई। अपना कहावत समझते हैं? कहावत समझते? कहावत, अरे कहावत नहीं समझते हैं। अब खेत पे काम कर रहे होते हैं तो कोई पड़ोस के आदमी घर आ रहा तो उसे बोल देते, हमारे घर में बोल दियो खाना लेके आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? कहावत बोलते हैं ना, संदेश। ज्यादा हिंदी बन रही हो तो गांव में क्या बोलते हैं? कहावत भिजवा दियो, ठीक है। मतलब कहावत में मुंह से बोल दिया कि हमें क्या नाम है, भैया को बोल दो, छोटा भाई को, हम अभी जिंदा हैं। तो किससे? बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? अतीश दिवाकर के मदद से इसकी बहन का खोज हुआ। देखो, हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ा राज्य हो गया था। क्या हो गया था? अब खुद सोचिए, हर्षवर्धन का अपना राज्य था, कन्नौज हो गया, मालवा हो गया, गौड़ हो गया, ये पूरा के पूरा राज किसका हो गया था? हर्षवर्धन का। उत्तर भारत का सबसे महान शासक और सबसे अंतिम महान शासक कौन था? हर्षवर्धन। अभी आगे चल के इसमें बताएंगे। हर्षवर्धन के बाद नहीं, अभी लास्ट की बात कर रहे हूं। हर्षवर्धन के बाद कोई वैसा शासक नहीं आया जो पूरा भारत को संभाल सके, और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसका फायदा आगे चल के उठा लेगा कौन? विदेशी आक्रमण, जिसमें मोहम्मद गजनवी आएगा, गौरी आएगा और अपना को छोड़ देगा और उसका वंशज चलना शुरू हो जाएगा। आइए, अतीश दिवाकर की मदद से किसको ढूंढा? राजश्री को।
और अपनी दीदी को कहा कि तुम कन्नौज पे बैठो, तुम कन्नौज पे बैठो, राजा तुम ही बनो, हम तुम्हारा क्या बनेंगे, अंगरक्षक। क्या बनेंगे, अंगरक्षक। यानी राजश्री क्या बनी, राजा, और ये क्या बना, अंग रक्षक। अंग रक्षक ये होता है भाई बहन का रिश्ता, समझ रहे हो, मतलब इसे बोलते हैं भाई बहन का रिश्ता। यानी क्या बन गया, अंगरक्षक बन गया। अब क्या नाम है, हर्षवर्धन के ऊपर बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई कि ससुरा किसको किसको संभाले। फिर भी हर्षवर्धन एक योग्य शासक था, एक योग्य शासक था, और उसने अच्छा से सब कुछ चलाने लगा। इसी बीच हर्षवर्धन जो था वो किस धर्म को मानता था, ये हिंदू धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, लेकिन इसका जो लगाव था, यानी झुकाव था, झुकाव समझते हैं ना, लगाव था, वो बौद्ध के प्रति ज्यादा था। बौद्ध के प्रति क्या था, ज्यादा था। इसके पीछे बहुत रीजन, कुछ भी रीजन बोल सकते हैं। इनकी बहन को बौद्ध भिक्षु ने ढूंढ के लाके दिया। जैसे अगर सपोज कर लो कि आपके कोई गुम हो जाए रिश्तेदार, और कोई दूसरा कोई आदमी ढूंढ के लाके दे, किसी भी कास्ट का कोई साधु महात्मा, उसके प्रति आपका क्या होगा, स्नेह भावना जाग जाएगा, लगाव ज्यादा लग जाएगा, नहीं ये अच्छे लोग होते हैं, बौद्ध वैसे भी अच्छे लोग होते थे, तो ये बौद्ध के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा था। ठीक है, इसने इन्होंने मथुरा में, कहा जी, मथुरा को अपना सांस्कृतिक राजधानी बनाया। क्या बनाया, सांस्कृतिक राजधानी बनाया। इनके समय में एक चीनी यात्री, कौन, चीनी यात्री कौन आएगा, हेनसांग। कौन आएगा, हेनसांग भारत आया था। याद कैसे रखेंगे, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। हेनसांग भारत आया था, इसका विवरण किस किताब में है, फो क्यू की। फो क्यू की कौन था, इसका था सी क्यू की। इसका क्या था, सी क्यू की। फाहियान का क्या था, फो क्यू की। इसका क्या है, सी क्यू की। क्या है जी, सी क्यू की। धूल उड़ा के चली गई आत्मा। आ जाओ, कोई नहीं, देखो बाहर हवाएं चल रही, नहीं छोड़ो। इसकी यात्रा विवरण किसमें है, सी क्यू टी। ये जो चीनी यात्री है यानसांग आया था, कौन आया था, हेनसांग आया था, वो भारत में क्या करने आया था, भारत में पढ़ने आया था। कहाँ पढ़ने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय। ये जगह क्या है जी आपका, बिहार में नालंदा। कहाँ पढ़ने आया था, ये जो चीनी यात्री हेनसांग है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। पढ़ने आया था। अरे ससुरा इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिख के विद्वान बन गया, पीएचडी हो गया, स्कॉलर की डिग्री ले लिया, कि इसने पठन के साथ साथ क्या करने लगा, शिक्षक बन गया। क्या बन गया, शिक्षक बन गया। कहाँ बन गया, नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए था, ये महायान के लिए था। किस लिए था, महायान के लिए था। अब महायान के लिए था, अब जब ये पढ़ने के लिए आया हेनसांग, तो हेनसांग भी किसको मानता होगा, जाहिर सी बात महायान को मानता होगा। अब आप मदरसा में पढ़ने जाएंगे तो मदरसा में क्या पढ़ेंगे आप, जो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ेंगे आप, वही सब नहीं पढ़ेंगे जी। तो इसका मतलब हेनसांग पढ़ने आया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और नालंदा विश्वविद्यालय महायान का सबसे बड़ी शाखा थी। किसका, महायान का। तो हेनसांग किस धर्म को मानता था, महायान को मानता था। क्या मानता था, महायान को मानता था। ठीक है, हेनसांग के बारे में जो भी चर्चा है वो किस किताब में, सी क्यू की। ठीक है, ये पढ़ने आया था और क्या करने लग गया, पढ़ाने लग गया, पढ़ लिख करके शिक्षक बन गया। अब ध्यान से सुनिए, हेनसांग के बारे में कहा जाता है, क्या कहा था जी,
किसमें कहा जाता है, क्या नाम है, चीन से जो आया था नीति का पंडित किसे कहते हैं, हेन चांग को, और यात्रियों का राजकुमार। नीति का पंडित किसे कहते हैं, हेन चांग, और यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, हेन चांग को। ध्यान रखिएगा, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, हेन चांग को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलते हैं भी। आइए, कन्नौज के राजा कौन बना, राजश्री। कौन बनी, राजश्री। हर्षवर्धन क्या बना, अंगरक्षक। उसके शासनकाल में कौन आया था, हेन चांग। हेन चांग को क्या कहा जाता है, नीति का पंडित हेन चांग, यात्रियों का राजकुमार हेन चांग। ठीक है, हेन चांग किस शाखा को मानता था, महायान। महायान का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय। और हीनयान का विक्रमशिला। कौन था, विक्रमशिला। ठीक है, नहीं जी, विक्रमशिला था ब्रजयान का। मिटा दो इसको। आइए, अब इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं। जब हेन चांग भारत आया, क्या करने, पढ़ने के लिए आया हेन चांग, तो हेन चांग इतना बड़ा विद्वान था कि इससे हर्षवर्धन बहुत प्रभावित हुए। क्या हुए, प्रभावित हुए। हर्षवर्धन इतना ही प्रभावित नहीं हुए कि हर 5 साल पर, कितने जी, 5 साल पर यूपी के इलाहाबाद में एक सम्मेलन होता था। क्या था, एक सम्मेलन होता था, एक मेला लगता था, जिसको बोलते थे महामोक्ष परिषद। क्या बोलते थे, अक्सर इन महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष कोई पंडित बनता था। कौन बनता था, पंडित बनता था। लेकिन इस बार इन्होंने कहा, महामोक्ष, जो महामोक्ष परिषद होता था उसमें हिंदुओं को बताया जाता था मोक्ष की प्राप्ति कैसे करना है, इस पे चर्चा होती थी। कितने साल पे होता था, 5 साल पे। कहाँ होता था, इलाहाबाद के प्रयागराज में। कहाँ होता था, प्रयागराज में। इन्होंने 5 साल पर जो प्रयागराज में क्या होता था, महामोक्ष परिषद, बोलो, महामोक्ष परिषद। उस परिषद के इसने इसको अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया, अध्यक्ष। कौन बना, हेन चांग। किसको बना दिया, हेन चांग को। कौन बनाया, हर्षवर्धन। यानी कि जो महामोक्ष परिषद होता था, हमेशा से उसका अध्यक्ष कौन बनता था, कोई पंडित बनता था। क्या बनता था, पंडित। अब चूंकि ये राजा था, हर्षवर्धन क्या था, राजा था। अब राजा किसी को बना देगा, कोई कुछ उखाड़ लेगा उसका, नहीं कुछ करेगा। अब ये राजा ने किसको अध्यक्ष बना दिया, हेन चांग को। इसके कारण पंडितों में इसके खिलाफ विरोध जागृत हो गया। क्या हो गया, विरोध। लेकिन विरोध करके क्या करोगे, राजा अगर चाह लेगा तो कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मान लो मोदी जी ने किसान बिल लाए थे, अब किसान बिल नहीं क्या नाम है वापस लेते तो कोई कुछ कर लेता, कुछ नहीं करता। समझ रहे बात को। तो अब राजा था, इन्होंने क्या नाम है महामोक्ष परिषद किसको बना दिया, अध्यक्ष हेन चांग को, जिसके कारण इनको पंडितों का विरोध का सामना करना पड़ा। किसका, पंडितों का विरोध। पंडितों का विरोध। कौन, हर्षवर्धन को। लेकिन इसे कोई असर नहीं हुआ। तब इन्होंने, हेन चांग ने कहा, ये महाराज काहे आप हमें बीच में घसीट रहे हैं, हम चीन से आए हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण करके टीचर हैं,
आप अपने मामला में काहे घसीट रहे हैं? एक काम करिए, इस उस जगह को छोड़िए, प्रयागराज को। आपका एक कन्नौज है ना? बोला हाँ कन्नौज है। कन्नौज में तो पूरा आपका इन चलेगा क्योंकि आपका घर है। बोला हाँ। बोला एक काम करो, इस सब में हमको मत फंसाओ, इसमें महाप्रयागराज महामोक्ष परिसर इसमें मत फंसाओ। आप कन्नौज में एक सम्मेलन करो। क्या करो? सम्मेलन करो। तो हेन सांग के नेतृत्व में, किसके? हेन सांग के नेतृत्व में, कैसे लिखते हो? नेतृत्व में कन्नौज में, कहा जी बोलो? कन्नौज में बौद्धों का, किसका? बौद्धों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। बड़ा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को पांचवा बौद्ध, क्या कहते हैं? पांचवा बौद्ध संगीति कहा जाता है। हालांकि बौद्ध संगीति नहीं था, इसीलिए बौद्ध संगीति का प्रॉपर दर्जा नहीं मिला, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछता है, आप बड़े एग्जाम दोगे, पीसीएस और सिविल सर्विस के लेवल पे उसका क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, वो कभी नहीं पूछेगा हर्षवर्धन के बारे में, वो हमेशा छोटकन चीज पूछेगा, घुसा घुसा के। पांचवा बौद्ध संगति किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी? जो कन्नौज सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन? कन्नौज सम्मेलन। कभी कभी एग्जाम्पल में कन्नौज सम्मेलन नहीं मिलेगा तो क्या मारिएगा? महामोक्ष परिषद। क्या मारिएगा? महामोक्ष परिषद। कभी कभी ये नहीं मिलेगा, कभी कभी ये मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसे पांचवा बौद्ध संगति भी कहा जाता है। किसको? किसको कहा जाता है जी? कन्नौज सम्मेलन को। यहां तक कोई दिक्कत? हेनसांग बोलते हैं। हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में डाकुओं का बोलबाला ज्यादा था। डाकुओं का बोलबाला ज्यादा था, यानी डाकू क्या होते थे? ज्यादा रहते थे यहाँ पे। ठीक है, इनके समय में लूटपाट भी ज्यादा होता था, लेकिन वैसे राजपाट सही चल रहा था। इसने सोचा, किसने? हर्षवर्धन ने, कि एक काम करते हैं, अब हमारा जो क्षेत्र यहाँ तक है, हमने सासांग को हरा दिया, हमारे पास क्या नाम है? मालवा है, हमारे पास कन्नौज है, इतना बड़ा साम्राज्य है, क्यों नहीं और साम्राज्य को बढ़ाया जाए? किसने सोचा? हर्षवर्धन ने। इसने साम्राज्य बढ़ाने के लिए, ध्यान से देखिएगा, इसने साम्राज्य बढ़ाने के लिए कश्मीर पे आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? कश्मीर पे। इसने कश्मीर पे आक्रमण किया, कश्मीर पे आक्रमण किया, लेकिन कश्मीर को जीत नहीं पाया। कश्मीर को अपने में नहीं मिला पाया। जीत के आक्रमण कैसा हो गया? असफल। कैसा हो गया? असफल। कन्नौज कश्मीर को जीत पाया? नहीं जीत पाया। कन्नौज को नहीं जीत पाया, कश्मीर को नहीं जीत पाया। तो सोचा एक काम करते हैं, उत्तर भारत तो नहीं जीत पाए, दक्षिण भारत को जीतते हैं। किसको जीतते हैं? दक्षिण भारत को जीतते हैं। अब ध्यान से समझिए, दक्षिण भारत प्रवेश करने के लिए आप नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर कौन है जी? विंध्याचल पर्वत। कौन है? विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत के निचवा से नर्मदा नदी गई है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब इसके नीचे कौन है? सतपुड़ा के पर्वत। कौन है? सतपुड़ा के पर्वत। और इसके नीचे एक शासक था, अभी जिसको पढ़ेंगे, चालुक्य वंश था। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था। अभी नाम आया है, अभी चालुक्य वंश के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। चालुक्य वंश था, यहाँ का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अभी बस समझ लीजिए चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कैसे आया, जब हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे कि चालुक्य वंश आया कैसे। क्या डायरेक्ट चालुक्य वंश आ गया? नहीं। क्या डायरेक्ट वर्धन वंश आ गया? नहीं। वर्धन से पहले बहुत थे, गुप्त वंश थे, गुप्त वंश पहले कुषाण थे, कुषाण से पहले क्या नाम है आपका, हाँ, हसीन मसूक शाह में पूरा साथ के साथों था। ठीक है, तो इस तरह से करके, तो अभी इसका समझ लो खाली। अब देखो, अब ध्यान समझिएगा। अब यहां से इन लोगों ने क्या किया, इसने कहा
हर्षवर्धन ने कि काम करो, इसको लांग लो। किसको लांग जाओ? विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वत को लांग गया और नर्मदा नदी को लांग गया। लांग के यहां पहुंच गया दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए। इधर चालुक्यों को पता चल गया, पुलकेशिन द्वितीय क्या हो गया? पता चल गया। अब पता चल गया ये वो ससुरा, ये उत्तर भारत के सबसे महान शासक कौन? हर्षवर्धन आ रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब ये जो था कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने सोचा कि अभी इसने विंध्याचल पर्वत पार किया है, नर्मदा नदी पार किया है, इसकी सेना थकी हुई है, सेना थकी हुई है। अभी मौका है, इसके ऊपर क्या करो? आक्रमण कर दो। अगर अभी हम आक्रमण नहीं करेंगे, अगर अभी हम आक्रमण नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो सेना रेस्ट कर लेगी, सुस्ता लेगी और वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा और हमारे लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, कहानी समझ में आ रहा है? इसमें आपने देखा ताव कहा एक काम करो, इसको नर्मदा नदी के तट पर किसको? हर्षवर्धन को घेर लो। अब चालुक्यों ने क्या किया? घेर लिया। क्या किया? घेर लिया। चालुक्यों ने उसको घेर लिया और घेर करके बहुत जबरदस्त मार मारा, थूर दिया पकड़ के। देखो, थुराने के पीछे बहुत सारे रीजन था। जैसे अगर आप किसी दूसरे के गांव में लड़ने जाओ तो पहले तो उसके गांव का आपको आइडिया नहीं होगा, कौन से गली में भागना है, कहाँ छुपना है। और चला भागते भागते के ओकरे घरे में घुस गए जो खदेड़ रहा था, जो क्या कर रहा था? खदेड़ रहा था। तो वैसे में छुप पाएंगे ये लोग? एक तो इसकी सेना थकी हुई थी। क्या थी? थकी हुई थी। दूसरे से इसका जो कौन था? इनका जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसकी अटैकिंग किया, अटैकिंग पावर चौतरफा था। इसकी सेना को नए जगह का आइडिया नहीं था, नई जगह का आइडिया नहीं था कैसे कैसे भागना है। इसकी सेना थुरा गई। हर्षवर्धन में क्या हुआ? थुरा गया। होश ठंडा हो गया। होश क्या हो गया? ठंडा हो गया। होश ठंडा हो गया और वापस लौट गया। बोलो भाई वापस चलो, अब यहां हमारा क्या हो गया? थुरा गए। तो बताइए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, बोलो, नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था? किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको हराया जी? हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। जब पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ पर एक अभिलेख मिला। अब अभिलेख कौन लिखवाएगा? हर्षवर्धन की पुलकेशिन? पुलकेशिन लिखवाएगा, हर्षवर्धन थोड़ी लिखाएगा। मैं हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से थुरा गया, लिखाएगा जी? नहीं। अब इसका नोट करो, इसको नोट कर लो। इसका आगे हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है? माहौल कुछ बिगड़ता जा रहा है।